नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हम MCQ क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं प्लीज़ उनको अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवाए गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विषाक्तता को दूर करने के लिए उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो लोग शराब वगैरह का सेवन करते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल में बेसिकली क्या है, एसिड होता है। ठीक है, तो जो कि आपके शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो हमारे शरीर का जो लिवर यानी कि यकृत होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कई तरीके के जो हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो टॉक्सिसिटी है, जिसमें विषाक्तता है ना, जो जहर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाएं हैं ना, अल्कोहल, निकोटीन। ठीक, तो इन सब चीज़ों को उनका जो है एक तरीके से टॉक्सीफाई नेचर जो है उसको ख़त्म करके एक सूटेबल बनाती है बॉडी के लिए। परंतु इसी अगर अल्कोहल जैसी चीज़ों का ही आप एक्सेस करेंगे तो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है कभी कभी। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी घटना है, जो लोग सिगरेट पीते हैं या स्मोक करते हैं, बीड़ी, तो क्या होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनहेल होता है और आपके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी की उसको काफ़ी स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसको प्रभावित करता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके बॉडी में जाता है तो वो जो है अफेक्ट करता है आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है रक्त की। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान जैसे हमने पिछले वीडियो में शायद देखा था कि हमने एडवोकेट जनरल के बारे में देखा था। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे हमें ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स है ना, डिफेंस सर्विसेज, इन सब के लिए भी प्रावधान है कि चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं तो प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे होते हैं। तो जो ये सर्विसेज अंडर यूनियन वाला हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुच्छेद 310 में ये प्रावधान लिखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्टेज जो है, इसकी समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई सोर्स है ना, इसको विकसित किया जा रहा है। तो IIT मद्रास जो है इन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेजेस वगैरह हैं सबको ईजिली लोकेट करके डिस्पोज किया जा सके। तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, संवाद प्रोग्राम जो है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी है SAMVAD। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है इसका सेकंड फेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ए ऑप्शन को हम चुनेंगे। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है संवाद का आपको बताते हैं, सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रंस इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेज एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा एक फुल फॉर्म है। तो ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली जो कोविड के बाद से जो बच्चों में जो कह लीजिए इन सब चीज़ों से संबंधित चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS, इसमें निवेश करने के लिए पात्रता आयु कितनी है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है लास्ट ईयर तक जो है 65 ईयर मैक्सिमम था, परंतु अब इसको चेंज कर दिया गया है। मैक्सिमम 70 ईयर तक के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 70 वर्ष आयु के बीच, गलत क्लिक हो गया, सी ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारा करेक्ट है। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इनको वो एक जो लाइफ टाइम पेंशन वाला हिसाब होता है वो सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके विस्तृत प्रोविजन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये एज लिमिट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हो गए 18 से 60 के बीच में, परंतु 18 से 70 के बीच में अब ये हो गया है।
भारतीय पैरा एथलीट जिनका नाम है सुमित अंतिल, ठीक है, तो इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर पैरा ओलंपिक्स हुए थे, तो यहाँ पे सुमित अंतिल ने, जो कि एक पैरा एथलीट है, इन्होंने भाला फेंक में जो है आपका गोल्ड मेडल जीता था। किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 की महामारी के दौरान खो दिया है, यानी कि जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, उनके संवर्धन के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो नया हमारा बना है, तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा निम्न में से किस जानवर को राज्य पशु के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो अगर हम यूटी ऑफ लद्दाख की बात करें तो यहाँ का स्टेट एनिमल अब हो गया है हमारा ये हिम तेंदुआ, यानी कि स्नो लेपर्ड। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा पंचायत वाला एक प्रावधान जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, परंतु पंचायतों के चुनाव से संबंधित कोई मामला होगा तो उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ केवल जो संबंधित राज्य की राज्य विधायिका है उनके पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A और 350B इन दोनों का विशेष रूप से निम्नलिखित में से किन अल्पसंख्यकों से संबंध है, ठीक है। तो देखिए भाषाई अल्पसंख्यक हमारे जो हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, इनसे संबंध है इनका। जैसे अब 350A की बात करें तो इसमें प्रावधान है कि जो जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के मध्य जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन होगी तो वहाँ पे जो मदर टंग है उनकी, उनके माध्यम से उनको शिक्षा वगैरह दी जाए, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं इनसे संबंध है इन दोनों अनुच्छेद का, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो हमारा RTI एक्ट आया था, ठीक है, तो वहीं से जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है इसकी भी उत्पत्ति होती है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1950 के बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से पूरी तरीके से लागू हो गया, ठीक। तो उसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के कारण, तो ऐसा पहली बार इम्पोज हुआ स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। तो अब इसके संदर्भ में इसकी डेट भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार 20 जून 1951 से जो है ये इम्पोजिशन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन RDX का दूसरा नाम है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव जो आप पढ़ते हैं इसका केमिकल नेम एक होता है साइक्लोनाइट, ठीक, RDX, और जिसको कि किसने जो है खोजा था, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो देखिए जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 पंचायत वाला, तो मैक्सिमम स्टेट्स में देखेंगे तो जो पंचायत के प्रावधान हैं इस वाले प्रावधानों से रेगुलेट होते हैं, परंतु कुछ हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उनमें एक एक्ट बनाया गया था, पेसा एक्ट, है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में। तो इसमें ये रिकमेंडेशन थी भूरिया समिति की, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। किन किन राज्यों में पेसा एक्ट जो हमारा है लागू है, जरा ये कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय में जनगणना संगठन 1961 से स्थायी रूप से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये है देखिए इंग्लिश में, हाँ, सेंसस बेसिकली देख लीजिए, ठीक है स्टेटमेंट। तो सेंसस हमारा कब होता है, 10 वर्षों में एक बार होता है, ठीक। तो जैसे लास्ट सेंसस हमारा कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। तो भारत में सेंसस जो है 1961 से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्य कर रहा है, तो सेंसस जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एक सेंसस कमिश्नर होते हैं जिनके द्वारा सारे आंकड़ों को जो है इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसको प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट होगा। सेंसस से संबंधित एक हमारा एक्ट भी है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। सेंसस एक्ट बना था आज़ादी के बाद 1948 में, ठीक है। तो इसके कुछ प्रावधान हैं जो सेंसस के इसमें दिए हुए हैं।
अगला देखिए, भारत में मुख्य कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक वर्ष में कम से कम कितने महीने काम करता है। ठीक है, तो एक जो है वर्क फोर्स का एक मेन वर्कर डिफाइन किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो कम से कम साल में 6 महीने काम करता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र न होने पर, यानी कि विश्रांति काल, जब वो सेशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, वो ऐसी पूरी शक्ति रखता है जो किसी एक्ट की होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डिनेंस इशू करते हैं गवर्नर अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, और राष्ट्रपति भी जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है ये आपका ऑर्डिनेंस जो है इशू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखिए जन शिकायतों के लिए जो लोकायुक्त और लोकपाल के संस्थान होते हैं, करप्शन वगैरह के जो ये मतलब चेक वेक करने का इनका काम है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो भारत में सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ पे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट इनका बना था 1971 का, उसके द्वारा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और लोकायुक्त की जो संस्थान है इसकी रिकमेंडेशन किसने किया था, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था जो फर्स्ट वाला मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। ठीक है, तो उन्होंने रिकमेंड किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन को चुनते हैं। अगला देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो मराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है यहाँ पे जो युद्ध हुए है ना, तो थर्ड के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो थर्ड के टाइम पे ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, 1800 जो है हमारा 17 से 19 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया जिसमें कि मराठास जो डिफीट हुए। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ संधियाँ दी गई हैं और उनके संबंधित वर्ष लिखे हुए हैं। तो अगर हम सालबाई की संधि के बारे में देखें, 1780 लिखा है, ये गलत है। ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1782 मई में, है ना, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसके आउटकम्स के बाद, तो इसलिए ये गलत था। बाकी के जो हमारे पेयर्स हैं वो ठीक है। अगला देखिए, 1857 की क्रांति को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष निम्न में से किसने कहा था। ठीक है, तो देखिए 1857 की जो क्रांति भारत में हुई, तो चूंकि जो है वो अनसक्सेसफुल रही, उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका दमन किया गया, तो उसके संदर्भ में कई सारे लेखकों ने या लीडर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म की संज्ञा इसको दी थी एक लेखक जो है TR होम्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। जैसे इंडियंस के बारे में बात करें तो जैसे RC मजूमदार थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है दिस वाज नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के कथन आते हैं, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो महिलाओं के केसेस कई बार सामने आए, तो उसी के संदर्भ में एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, तो इसमें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर ना हो महिलाओं का, इसके लिए जो है दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे। तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस की सेवा में ट्रांसजेंडर्स को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो थर्ड जेंडर आजकल जो भारत में इसके संवर्धन के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में ट्रांसजेंडर के लिए जो उभयलिंगी लोग हैं उनको पुलिस फोर्सेस में 1% का आरक्षण कर्नाटक का जो स्टेट है उन्होंने अनाउंस किया है। अगला है, काजू वैली आर्द्रभूमि को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, यानी कि बर्ड सेंचुरी। ठीक, तो काजू वैली है तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसके बाद 16 बर्ड सेंचुरी जो है वो हो गए। अगला है, किस राज्य सरकार ने संबंधित राज्य में साइबर तहसील बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है एक साइबर तहसील का निर्माण किया जाएगा, है ना। डिजिटल जो आजकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हो रही हैं, उसी के संदर्भ में साइबर केसेस वगैरह से कह लीजिए रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसा प्रपोजल अप्रूव किया गया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर, है ना। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो दिए हुए ऑप्शंस में से जो बॉलीवुड एक्टर हैं तुषार कपूर, ठीक है। तो चूंकि ये जो है मैरिड नहीं है, सरोगेसी के माध्यम से जो है ये फादर बने थे अभी कुछ दिन पहले, तो उसी पे इन्होंने एक बुक लिखी है, उसी के बारे में पूछा जा रहा था। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे जो है अनटचेबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी भारत में। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो इसके किसी भी प्रकार के अभ्यास को जो है रोका गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद के द्वारा, जिसका नंबर है 17, ठीक है। अगला देखिए, औषधियों का सबसे पहला उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है, ठीक है। तो वैदिक टाइम्स में देखेंगे तो जब अथर्ववेद यहाँ की रचना हुई तो यहाँ पे जो है मेडिसिन्स का उल्लेख हमें सबसे पहले जो है किसी लिखित डॉक्यूमेंट में मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय का यह मत था कि 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ जो थे वो स्त्री थे, यानी कि महिला थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दो भाग हैं यहाँ पे जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो इसमें से जो श्वेतांबर थे इनका मानना था कि जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो 19वें थे मल्लिकानाथ जी, ठीक है। तो ये स्त्री थे या महिला थे, तो ये श्वेतांबर का मानना था। तो हम यहाँ से ए ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे, ठीक है। तो ये जो 24 तीर्थंकर के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये जैसे 24 तो आप याद नहीं कर सकते, परंतु जो है जैसे पहले कौन थे तो ऋषभनाथ जी थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे अंतिम कौन थे तो महावीर जी थे, ठीक है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ जो मेन है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। निम्न में से कौन सी केबल प्रकाश पुंजों के रूप में डेटा को संचारित करती है, ठीक है। तो जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में ये केबल्स यूज़ होती हैं हमारे, है ना, स्पेशली जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो लाइट बीम्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से बी तक डेटा जा रहा है तो लाइट बीम्स के रूप में जाता है। और इसकी सबसे खास बात फाइबर ऑप्टिक केबल की क्या होती है कि जो डेटा मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 यूनिट डेटा भेजा, तो बी पॉइंट पे 99.9% डेटा जो है प्राप्त हो जाता है। डेटा लॉस का बहुत ही कम स्कोप होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे ये वर्क करता है। इतिहासकार बदायूनी जो था, तो उसने निम्न में से किसके मृत्यु पर यह कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट। अगला देखिए, आकाश में तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय कौन सी घटना का एक परिणाम है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के ऊपर है, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना होती है, इसकी वजह से जो हमारे तारे हैं वो ऐसे टिमटिमाते हुए यानी कि जैसे ग्लो करते हुए नज़र आते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र निम्न में से किस स्थल पे स्थित है, ठीक है, भारत में। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेट कौन सा आपको पता होगा, कर्नाटका। तो कर्नाटका के ही चिकमंगलुरु में कॉफ़ी रिसर्च सेंटर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है, ठीक है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो है उसको आप पढ़ेंगे तो उसका भाग का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 जो है भाग 1 का, उसमें ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो भारत है वो राज्यों से बना हुआ एक संघ होगा, ठीक है। तो ये परिभाषा अनुच्छेद 1 में मिलती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जो शहर है 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है दुबई में, है ना, UAE के अंदर, ये सबसे 2021 में विश्व की पहली ऐसी जो है
गवर्नमेंट बन गई है जो कि 100% पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में जो पहली स्टेट लेजिस्लेचर इसी रूप में पहली पेपरलेस बनी है वो कौन सी बनी थी, तो वो नागालैंड की बनी थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो विश्व की संपूर्ण पॉपुलेशन का लगभग जो है 17.7% है। ठीक है, जो कि रैंकिंग वाइज देखेंगे तो सबसे पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह मीटर कौन सा है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये कार में आपने देखा होगा ना, स्पीड मीटर होता है। ठीक है, जो स्पीड दिखाता है और उसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई है ये शो करता है। तो इस मीटर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओडोमीटर, है ना, नाम ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्न में से किसके बारे में है। ठीक है, तो जो बंगाल के रीजन में नील विद्रोह हुआ है ना, इंडिगो रिवोल्ट, तो उसी के संबंध में जो है एक नाटक लिखा गया नील दर्पण, है ना, किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का जो है ये लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तब से कार्यरत है। और इसके बारे में एक विशेषता ये है कि जो ये फ्यूज़न सेंटर है तो ये एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जिसमें कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, इसकी लंबाई भी आपको कई बार पूछी जाती है, तो लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके जो पूरे दूरी में जितने भी रेडार सिस्टम्स वगैरह लगे हैं, सारे रेडार चेन सिंगल पॉइंट यहाँ पे जो है लिंक्ड हैं। ठीक है, और जितने भी शिपिंग वेसल्स और इस तरीके की चीज़ें इस एरिया में मूवमेंट करती हैं उसको रियल टाइम में ट्रैकिंग इस सेंटर से किया जा सकता है। ठीक, तो बी जो है ये करेक्ट था। अगला है, हैदरपुर आर्द्र भूमि का संबंध निम्न में से किस नदी बेसिन से है। ठीक है, तो ये हैदरपुर वेटलैंड जो है, ठीक है, ये यूनेस्को की एक रिकग्नाइज्ड रामसर साइट है जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिजनौर गंगा बैराज है वहाँ के नियर अबाउट स्थित है, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, उसके अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो होती है, गंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये उसी से संबद्ध होगा। अगला देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे जो इंडोजिनस फोर्सेस हैं हमारे अर्थ के अंदर, तो अर्थ में क्या है, जियोथर्मल एनर्जीज की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा ये फोर्सेस जो है निर्मित होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये यहाँ से चुनेंगे हम। अगला है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको लोकेशन बतानी है हमें। तो साउदर्न पोल के एरिया में देखेंगे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो रीजन है ये यहाँ पे स्थित है। अगला देखिए, खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपने घरों में जो देखा होगा आरओ लगा होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही जो आपका सॉल्टी वाटर है उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। होता क्या है, जैसे एक ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, इधर से सॉल्ट वाटर जो आ रहा है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए छोटे छोटे कुछ जो कण होंगे जो उसको सॉल्टी बना रहे हैं, तो यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन लगाया जाता है, पोरस मेम्ब्रेन होता है, जिसके द्वारा प्रेशर इधर से डाला जाता है। तो इसमें से जो है यहाँ पे सॉल्वेंट पीछे रह जाएंगे जो, और इसमें सेडिमेंट्स हैं, और ये पानी यहाँ पे क्लीन वाटर इधर से आएगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया कुछ इस तरीके से होती है, ब्रीफ में हमने देख लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में इसी प्रक्रिया से कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त कर लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।